डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट लिया हुआ है और आज उस पर लेक्चर नंबर 32 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इन बॉन्ड एनर्जी हमारा टॉपिक स्टार्ट है। लेक्चर नंबर 03 उस पर मौजूद है। इस लेक्चर को देखने से पहले बॉन्ड एनर्जी के ऊपर जो मैंने लेक्चर नंबर 01 दिया है, लेक्चर नंबर 02 दिया है, उनको ज़रूर चेक करें और फिर उसके बाद लेक्चर की तरफ आएँ तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। बहरहाल फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी हमने स्टार्ट लिया हुआ है और इसी को हम इंशाल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करेंगे। दो फैक्टर लेक्चर नंबर 02 में डिस्कस हो चुके हैं, या तीन फैक्टर। एक फैक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें हमारे पास जो है ना फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी में हमने देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, इसका क्या इफेक्ट पाया जाता है। तो इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल जो है ये फैक्टर नंबर 3 या फैक्टर नंबर 4 हम इसको बना सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी के जो डिफरेंट फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका फैक्टर नंबर 4 है या फैक्टर नंबर 3 का भी नाम इसको आप दे सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना ये फैक्टर जिस पर डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा मैं पेन को ठीक कर लूँ, सही बाहर आ रही है। तो हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर थे, उसमें हमने एक फैक्टर हमारा बाकी था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो हम देख रहे हैं ना, एग्जांपल इस फैक्टर में हम जिसको डिस्कस करते हैं वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसकी बॉन्ड एनर्जी को हमने देखना है। और अगर आप लोगों को याद हो, इसमें एक एटम इस्तेमाल हुआ है हाइड्रोजन और एक इस्तेमाल हुआ है क्लोरीन। इनके मिलाप से HCl हमारे पास क्या है, बना है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जब हमने लिया था और इसको हमने ब्रेक किया था तो इसके लिए ये दो हाइड्रोजन के एटम बने थे। तो जो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर थी हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी वो थी 436 किलो जूल पर मोल। हमारे पास मौजूद थी हाइड्रोजन के लिहाज से। तो इसके लिए 436 किलो जूल पर मोल हमारे पास मौजूद है, 436। अच्छा, अगर मैं इसकी 436 की जो वैल्यू है ना, 436 किलो जूल है पर मोल है। अगर मोल के लिहाज से मैं इसको लिखूं तो 436 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की ताकत 23, ये हो जाएगा किलो जूल मोल के हिसाब से। अगर मोल इसमें यहाँ डिवाइड कर दे, इस मोल को यहाँ डिवाइड हमने कर दिया, मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, तो हमने इसको 6.023 ज़रब 10 ताकत 23 के बराबर लिख लिया इस मोल को यहाँ पर। अब हम जब हाइड्रोजन की वैल्यूज को निकालते हैं ना यहाँ पर, इस लिहाज से यानी 436 को डिवाइड करते हैं 6.023 के ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू निकलती है 72.42 ज़रब 10 की ताकत 23 किलो जूल हमारे पास आ गई है। ये वैल्यू हमारे पास निकलेगी और ये वैल्यू मॉलिक्यूल के हिसाब से है। H2 का हमने मॉलिक्यूल ले रखा है, H2 का हमने मॉलिक्यूल ले रखा है। अगर मैं इसका एटम लेना चाहता हूँ, हाइड्रोजन एक एटम लेना चाहता हूँ, मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, तो इस पर मैं 2 पर डिवाइड करूँगा 72.42 ज़रब 10 की ताकत 23, इसको 2 पर डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो पर एटम के हिसाब से जो वैल्यू आएगी 72.42 डिवाइड बाई 2 करें शाबाश जल्दी से, ये वैल्यू होगी 36.21। 36.
अच्छा, ये वैल्यू जब ऊपर गई तो ये नफ़ी में हो गई, ऊपर गई नफ़ी में हो गई। 72.42 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, आपके पास वैल्यू आ रही है 36.21। 36.21 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23, ये हो जाएगा किलो जूल। अब ये पर एटम के हिसाब से है, ये जो वैल्यू H2 थी मॉलिक्यूल के हिसाब से थी। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये पर एटम के हिसाब से है। आप इसको पर बॉन्ड के हिसाब से भी लिख सकते हैं, पर एटम के हिसाब से लिखना चाहें, पर बॉन्ड के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये एटम के हिसाब से है। MCQs के लिहाज से इसको अच्छे तरीके से नोट करें। आपकी MDCAT है, ईटा है, उनमें इनके MCQs के लिहाज से यही पॉइंट डिस्कस होते रहते हैं। ये वैल्यू मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आ रही है, ये वैल्यू बॉन्ड के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोगों को याद हो, हमने जब क्लोरीन को लिया था और क्लोरीन को जब हमने तोड़ा था तो इससे जो बॉन्ड एनर्जी हमारे सामने आई थी वो थी 243 किलो जूल पर मोल। 243 किलो जूल पर मोल हमारे सामने थी। अगर मैं इसको इस अंदाज में लिखता हूँ 243 को, ये है 243, यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ये हमारे पास है 243 मोल है, तो डिवाइड कर लेते हैं 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23, ये बन जाएगा किलो जूल। तो मोल को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। एवोगाड्रो नंबर मोल के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर हमारे पास है, तो यहाँ मोल एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से हम लिख सकते हैं। अब 243 को जब हम इस पर डिवाइड करते हैं तो ये जो किलो जूल आ रहा है ये मॉलिक्यूल के हिसाब से आ चुका है। यहाँ जो किलो जूल है ये मॉलिक्यूल के हिसाब से है, मॉलिक्यूल के हिसाब से। अब 243 को 6.023 पर डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू होती है 40.34 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23, ये हो जाएगा किलो जूल पर मॉलिक्यूल। किलो जूल पर मॉलिक्यूल आपके सामने आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं क्लोरीन एटम, ये तो है मॉलिक्यूल के हिसाब से, Cl2 के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको एटम के हिसाब से बात करूँ तो 2 पर डिवाइड करूँगा, पर एटम के हिसाब से बात करूँ तो 40.34 को 2 पर डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 20.17 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23, ये हो जाएगा किलो जूल पर एटम के हिसाब से। यानी ये क्लोरीन एटम की बात चल रही है। अब 2 पर डिवाइड कर दिया, Cl2 था, 2 पर डिवाइड कर एक एटम रह गया। इसको पर बॉन्ड के हिसाब से भी कह सकते हैं, पर बॉन्ड के हिसाब से भी आप इसका नाम दे सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं जब हमने क्लोरीन को लिया था और जब हमने हाइड्रोजन को लिया था। अब इन वैल्यूज़ को नोट कर लें। अब इनसे जब हम HCl को बनाएंगे तो HCl की वैल्यूज़ को हमने देखना होगा, इसकी वैल्यूज़ को हमने चेक करना होगा जब हम इसे HCl बनाएंगे। तो इसको नोट कर लें ताकि मुझे जगह ज़रूरत पड़ेगी तब इन वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से नोट कर लें, पर एटम के हिसाब से, पर बॉन्ड के हिसाब से अच्छे तरीके से नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें। मुझे थोड़ी जगह ज़रूरत पड़ेगी, तब तक मैं डस्टर ढूंढ लेता हूँ, मेरा डस्टर अक्सर गुम हो जाता है। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। ये है हमारा डस्टर, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी करें। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी को नोट कर लें जल्दी से। अच्छा जी, अब हमें ये 2 बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत है। ये इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, जगह मिल जाए। ये पर एटम के हिसाब से ये बॉन्ड एनर्जी ज़रूरत है और ये बॉन्ड एनर्जी हमें ज़रूरत है। ये 2 बॉन्ड एनर्जी हमें ज़रूरत रहेगी। साफ कर देते हैं।
अच्छा जी, अब थोड़ा सा मज़ीद जाएँ आगे थोड़ा सा। अब हम क्या करना चाहते हैं कि HCl बनाना है। अगर हम HCl बनाएं, HCl को, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इसको हमने बनाना है, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। तो इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन की वैल्यू आपके सामने मौजूद है, कितनी आ रही है? 36.21 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23, प्लस क्लोरीन की वैल्यू ये आ रही है 20.17 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23। ये दो वैल्यूज़ हमारे सामने आ रही है। अब ये 10 की ताकत नफ़ी 23 और 10 की ताकत नफ़ी 23 दोनों कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ प्लस था दरमियान में, जब दरमियान में प्लस हो तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों को कॉमन ले लें और इनको जमा कर दें, इन वैल्यूज़ को जमा कर दें, और 10 की ताकत नफ़ी 23, 10 की ताकत नफ़ी 23 कॉमन ले लें। तो आपके पास यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही है 36.21 और 20 को आपस में जमा करें तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है 56.38, 56.38 ये आ रही है 56.38 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23। ये वैल्यू आ रही है कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है ऑफ HCl की। HCl की ये वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, ये HCl की ये वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू आपके सामने आ रही है। और हमें पता है कि हम जब ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आनी चाहिए HCl की, और हमें पता है कि केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देखते हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हम देखते हैं जब बॉन्ड एनर्जी की, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करना है हमने यहाँ से, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये नहीं आती, कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 72.39, 72.39 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23 किलो जूल पर एटम। एटम के हिसाब से बात होगी यहाँ पर, किलो जूल पर एटम के हिसाब से। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे सामने आ रही है। अब आप देखें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मोर है, ज़्यादा है देन कैलकुलेटेड वैल्यू से। कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि बॉन्ड एनर्जी क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 ले लें या 3.3 ले लें, तकरीबन 3.2, 3.3, 3.4 है, 3.5 तक चले जाए। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, फ़र्क है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा बॉन्ड उतना मजबूत होता जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना अच्छा स्ट्रांग होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती जाएगी। इस लिहाज से बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेटेड वैल्यू आनी चाहिए 56.38, लेकिन आ रही है 72.39। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ 3.3 है, यहाँ 2.1 है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इस तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ न कुछ आयनिक करैक्टर आ जाएगा। आयनिक करैक्टर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पाया जाएगा। तो इस आयनिक करैक्टर के होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम तो कोवेलेंट बॉन्डिंग पड़ी हुई है ना, पढ़ रही है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आयनिक करैक्टर आया
और जब इसके अंदर आयानिक करैक्टर आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आयानिक करैक्टर जब इसमें आया, अब ये बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत हो गया, और बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत हो तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। इस लिहाज से अगर हम चेक करें ना, आपके पास जो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी आई थी H2 की, वो थी 436 किलो जूल पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, पर मॉलिक्यूल के हिसाब से 436 किलो जूल पर मॉलिक्यूल के हिसाब से हमारे पास आई हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, जिसको हमने देखा था 436। अगर आपको याद हो 436 किलो जूल पर मोल हमने बॉन्ड एनर्जी ली थी जब हमने देखा था इसको हाइड्रोजन के हिसाब से, हाइड्रोजन के हिसाब से इसको देखा था 436। ठीक है। और पर एटम के हिसाब से अगर हम चेक करें इसको पर एटम के हिसाब से, तो 436 को डिवाइड कर दें 2 के ऊपर, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर एटम के हिसाब से। तो हाइड्रोजन के पर एटम के हिसाब से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 2 4, 2 1 2 और 2 3 6, ये 213 किलो जूल पर एटम आ जाएगा। ये मोल के हिसाब से नहीं लिया हमने, अभी एवोगाड्रो नंबर को हमने इन्वॉल्व नहीं किया, इसके हिसाब से लिया। 213 आपके पास आ रहा है। 436 को 2 पर डिवाइड कर दें 436 को, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, यहाँ पर 8 आएगा। अगर आप क्लोरीन को देखें, क्लोरीन को यहाँ क्लोरीन का लिख लेते हैं, Cl को, Cl2 का, तो वो था 243 किलो जूल पर मॉलिक्यूल के, पर मोल के हिसाब से। और अगर एक एटम लेना चाहते हैं Cl का, तो 243 को डिवाइड कर दे 2 के ऊपर, तो ये किलो जूल पर एटम के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दे 2 1 2, Cl आपके पास कितना आ जाएगा, Cl ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, इसको 243 डिवाइडेड बाई 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 और हो जाएगा 2 1 2.5 आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपके सामने देखें ना, ये जो है ना किलो जूल पर एटम के हिसाब से आएगा, किलो जूल पर एटम के हिसाब से आ जाएगा ये वैल्यू क्लोरीन की। अगर आप HCl को दें, ढाल लेना HCl को, तो हाइड्रोजन के पर एटम 218 आ रहा है, और क्लोरीन का हमारे सामने कितना आ रहा है 121.5। तो HCl की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है 218 प्लस 121.5 कर दें, 218 प्लस 121.5 कर दें, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे सामने आ रही है 339.5 किलो जूल पर एटम के हिसाब से आ रही है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये पर एटम के हिसाब से आ रही है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब हमने निकाली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी HCl की 436 निकली। एक्सपेरिमेंट अभी तक नज़र आ रहा होगा, हाँ नज़र आ रहा है, थोड़ा नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। एक्सपेरिमेंटल ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू थी ये, और ये वैल्यू कौन सी आ गई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई है। तो फ़र्क आ रहा है ना, 339.5 और 436, तकरीबन 95 का फ़र्क आ रहा है। अगर डिफरेंस को देखें तो 95 पॉइंट समथिंग आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये वजह क्या है, रीज़न क्या है, आयनिक करैक्टर आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आयनिक करैक्टर पैदा हो रहे हैं। इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज
इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी। इसलिए आपके पास जो पर एटम के हिसाब से जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 339.5 आ रही है, लेकिन केमिस्ट्री नाम तो एक्सपेरिमेंट का है, एक्सपेरिमेंटल बेस पर ये वैल्यू आ रही है। आपकी किताब ने KPK बोर्ड किताब में कोई मिस प्रिंटिंग की गलती है, वहाँ 226 लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटेड वैल्यू को 226 नहीं है, ये है 339। चलो 336 लिख देते फिर भी ठीक है, आसपास रेंज में आ जाती है वैल्यूज़, तो थोड़ा इसको ठीक कर लेना। इस तरीके से जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा ना उतना आपके पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। इस लिहाज से यहाँ देखें HF है, इसकी किलो जूल 293 आ रही है किलो जूल कैलकुलेटेड वैल्यू बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आ रही है 567, डिफरेंस कितना है 274। वजह क्या है? यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी और भी ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ HBr को देखें 311 कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है 336, हमें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, डिफरेंस कितना है 55 का। या HI को देखें कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 291, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है 299, डिफरेंस कितना आ रहा है 9 का आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो रहा है ना बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन की सबसे कम, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, सबसे कम आयोडीन की। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता रहा है ना उतना आपके सामने अब क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस कम आ रहा है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतना आयनिक करैक्टर ज़्यादा, उतना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। इस लिहाज से जो आपका MCQs का जो मेन पॉइंट आपके सामने बनता है, MCQs का मेन पॉइंट, अगर मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर दूं, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी को साफ़ कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर, तो बॉन्ड एनर्जी जो हमारे सामने आ रही है HF की सबसे ज़्यादा है, उससे कम HCl की है, उससे कम HBr की है, उससे कम HI की है। तो ये फाइनल रिजल्ट निकला, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटा है आपके MDCAT है, ECAT है, जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम पाकिस्तान में आप दे रहे हैं या किसी और मुल्क में आप हैं और आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो इंशाल्लाह ये आपको MCQs के लिहाज से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस सारी चीज़ों को नोट कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो फैक्टर एक रह गया था बॉन्ड एनर्जी पर डिस्कस हो चुका है, मैं साइड पर और इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, उम्मीद है आप लोग नोट कर लें। हमारा आज का लेक्चर था बॉन्ड एनर्जी पर, तो बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर डिस्कस हो गई हैं, उसकी तारीफ़ें डिस्कस हो चुकी हैं। उसके बाद कुछ MCQs हैं जो आपके इम्तिहानों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ईटा है, MDCAT है या कोई इम्तिहान आप दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह उन MCQs को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।